तो चलिए आज एक ऐसी दिलचस्प खोज की कहानी में उतरते हैं जिसने हमारे आसपास की दुनिया के सबसे बुनियादी टुकड़ों यानी रासायनिक तत्वों के अंदर छिपे एक गहरे राज को खोला। जरा सोचिए कि दर्जनों नए तत्व खोज लिए गए हैं, बिखरे हुए, कोई इधर तो कोई उधर। अब इन्हें किसी क्रम में, किसी व्यवस्था में रखने की शुरुआत कहाँ से और कैसे की जाएगी? शुरुआती वैज्ञानिकों के सामने बिल्कुल यही एक बहुत बड़ी चुनौती थी। देखिए, किसी भी चीज को समझने का पहला कदम होता है उसे वर्गों में बांटना, यानी उसे क्लासिफाई करना। विज्ञान का ये एक बुनियादी नियम है। तो जरूरत थी इस बिखरी हुई जानकारी के बीच कोई पैटर्न, कोई व्यवस्था ढूंढने की। ये तस्वीर पूरी कहानी कह देती है ना? जैसे बच्चे अपनी चीजों को, खिलौनों को अलग अलग ग्रुप में रखते हैं, ठीक वैसे ही उस दौर के वैज्ञानिक भी इन तत्वों के बीच कोई रिश्ता, कोई समानता ढूंढने में लगे थे। तो सबसे पहली कोशिश बहुत सीधी साधी थी। तत्वों को दो हिस्सों में बांट दो, धातु और अधातु। लेकिन जैसे जैसे और नए तत्व मिलते गए, ये साफ हो गया कि बस इतना काफी नहीं है। तत्वों की दुनिया इससे कई ज्यादा पेचीदा थी। एक बेहतर सिस्टम चाहिए था। और यहीं से कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। अब हम उस पहली बड़ी कोशिश पर आते हैं जिसने तत्वों के बीच एक गहरा, गणित वाला रिश्ता खोजने की कोशिश की। मिलिए जोहान डॉबेराइनर से। हम इन्हें इस मामले का पहला जासूस कह सकते हैं। इन्होंने सिर्फ तत्वों के गुणों को नहीं देखा, बल्कि उनके वजन के बीच कोई छिपा हुआ कनेक्शन ढूंढना शुरू किया। उन्होंने त्रिक की खोज की। अब ये त्रिक क्या है? ये यूं समझिए, तीन तत्वों की एक तिकड़ी थी जिनके गुण भी एक जैसे थे और उनके वजन के बीच भी एक हैरान करने वाला गणितीय रिश्ता था। चलिए एक बढ़िया सा उदाहरण देखते हैं। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इन तीनों के गुण काफी मिलते जुलते हैं। अब जरा इनके परमाणु द्रव्यमान पर एक नजर डालते हैं। 1 मिनट रुकते हैं। क्या इन नंबरों में कोई खास पैटर्न नजर आ रहा है? 6.9, 23.0 और 39.0। सोचिए। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। अगर हम पहले और तीसरे तत्व यानी लिथियम और पोटेशियम के द्रव्यमान को जोड़ें और फिर उसका औसत निकालें तो हमें मिलता है 22.95। और बीच वाले तत्व सोडियम का द्रव्यमान कितना है? 23.0। मतलब लगभग बिल्कुल वही। बस यही तो थी डॉबेराइनर की कमाल की खोज। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता था, ये प्रकृति के किसी गहरे नियम की तरफ एक साफ इशारा था। ये एक शानदार खोज थी, है ना? लेकिन इसमें एक लेकिन था। ये नियम हर तत्व पर लागू नहीं हो रहा था। डॉबेराइनर को ऐसे बस कुछ ही ग्रुप मिले, तो ये एक बहुत जरूरी सुराख तो था, पर पहेली का पूरा जवाब नहीं। खोज अभी जारी थी। तो कहानी में अब आगे क्या हुआ? अब एंट्री होती है एक नए वैज्ञानिक की, और वो अपने साथ एक बिल्कुल नया, और कह सकते हैं एक सुरीला आइडिया लेकर आए। जॉन न्यूलैंड्स का तरीका एकदम सीधा था। उन्होंने उस समय तक खोजे गए सारे तत्वों को एक लाइन में उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रख दिया। एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका, और इसने कुछ बेहद दिलचस्प उजागर किया। उन्होंने ये देखा कि जब तत्वों को इस तरह लाइन में लगाया जाता है तो हर 8वां तत्व अपने से पहले वाले 8वें तत्व के गुणों को दोहराता है, ठीक संगीत के सुरों की तरह। सा रे गा मा पा धा नी और फिर 8वां सुर वापस सा। है ना कमाल की बात? जैसे संगीत के सुरों का एक पैटर्न होता है, न्यूलैंड्स ने कहा कि तत्वों की दुनिया में भी एक छिपा हुआ संगीत है, एक ऐसा पैटर्न जो खुद को बार बार दोहराता है। जब हम उनकी बनाई हुई टेबल को देखते हैं तो ये पैटर्न साफ नजर आता है। देखिए कैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जैसे एक समान गुण वाले तत्व अपने आप एक ही कॉलम में आ गए। ये वाकई एक बड़ी कामयाबी थी। तो अब हमारे पास डॉबेराइनर के ट्रिक हैं और न्यूलैंड्स के संगीतमय अष्टक। दोनों ही अपने आप में शानदार आइडिया थे। ऐसा लगने लगा था कि हम मंजिल के बहुत करीब पहुंच गए हैं, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। पर इन दोनों ही बेहतरीन कोशिशों में कुछ बड़ी दिक्कतें थीं। डॉबेराइनर का नियम सब पर लागू नहीं होता था, और न्यूलैंड्स का संगीत, वो कैल्शियम के बाद मतलब भारी तत्वों पर पहुंचते पहुंचते बेसुरा हो जाता था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इन दोनों सिस्टम्स में भविष्य में खोजे जाने वाले नए तत्वों के लिए कोई जगह ही नहीं थी।
लेकिन इन कमियों के बावजूद ये कोशिशें बेकार नहीं थीं, बिल्कुल नहीं। इन्होंने एक बहुत बहुत ज़रूरी बात साबित कर दी थी कि तत्वों की इस दुनिया में कोई न कोई छिपा हुआ पैटर्न ज़रूर है, एक ऐसा नियम जो परमाणु द्रव्यमान और तत्वों के गुणों को आपस में जोड़ता है। उन्होंने सही रास्ता दिखा दिया था। तो इन शुरुआती प्रयासों ने मंच तैयार कर दिया था, नींव रखती थी, लेकिन वो आखिरी जवाब नहीं दे पाए। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन था जिसने आखिरकार इस कोड को पूरी तरह से क्रैक किया? वो कौन था जिसने हमें वो आवर्त सारणी दी जिसे आज हम सब जानते हैं? खैर, उस जीनियस की कहानी वो हम जानेंगे अगली बार।